Hello children, once again I welcome you all in my English classes. I am Srimati Manisha Srivastav, उच्च माध्यमिक शिक्षक from Government Higher Secondary School, Guraiya, District Chhindwara, MP. Today we are going to learn a lesson from your book The Spring Blossom. Textbook General English, Class 10th, and this is lesson number 10. The Tribute Second, and the lesson is written by Das Ben-Hur, and this is part 2 of this lesson. Here you are seeing the cover page of your textbook The Spring Blossom. बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि लेखक जब अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक पत्र मिलता है। उस पत्र में उनके भाई की छोटी छोटी हैंड राइटिंग उन्हें नज़र आती है। उस पत्र में भाई ने उन्हें घर बुलाया होता है क्योंकि उनकी भाभीियों के बीच कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है और उनके जो सेकंड नंबर के भाई रहते हैं वो बिल्कुल दृढ़ रहते हैं कि बंटवारा होना ही चाहिए। लेखक अपनी पुरानी यादों से किसी तरह उबरते हैं। उन्हें सब याद आता है कि कैसे उनके बड़े भाई उन्हें शाम को ट्यूशन से लेने आया करते थे, कैसे वो अपने स्टूडेंट डेज में भुवनेश्वर से घर जाया करते थे और उनकी भाभी उनके लिए फ़िश की डिश बनाया करती थी। वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही हैं। उनकी पत्नी को जब वो बताते हैं कि बंटवारा होना है तो पत्नी को इस बात को सुनकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ऐसा लगता है जैसे पत्नी पहले से ही ये बात जानती थी कि बंटवारा होना तो निश्चित ही है। लेखक फिर पुरानी यानी अपनी पत्नी के कहे अनुसार ज़मीन बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उससे क्या क्या चीज़ें खरीदना है, उनकी सामान की कीमतों का पता लगाते हैं मार्केट में और फिर शनिवार के दिन वो उसी पुरानी बस में बैठकर अपने गांव पहुंचते हैं। गांव में पहले की ही तरह उनके भाई वहां उन्हें लेने के लिए बस स्टैंड पे पहुंच जाते हैं क्योंकि बस स्टैंड गांव से थोड़ी दूरी पर था। लेखक जब घर पहुंचते हैं तो घर पे एक अजीब सा वातावरण उन्हें नज़र आता है। कोई उनके भतीजे उनको रिसीव करने नहीं आते, ना ही भाभी लोग अपने देवर को रिसीव करने किचन से बाहर आती हैं। सिर्फ माँ बाहर आती है और वो भी चुपचाप खड़े हो जाती हैं। लेखक कोशिश करता है कि सभी से वह नॉर्मल बिहेव करे, अपनी तरफ से वह पूरी कोशिश करता है। दूसरे दिन सुबह भी खाना वगैरह खाया, भोजन हुआ और दूसरे दिन सुबह का जो समय था वो बिना किसी घटनाक्रम के बीत गया। दोपहर के समय पे 6-7 लोग लेखक के घर पे आ गए थे और वो जो बंटवारा होने वाला था उसका सुपरविज़न करने के लिए वो लोग वहाँ पर पहुँचे थे। बरामदे में घर के अहाते में सारी मूवेबल चीज़ें लाकर, वस्तुएं लाकर रख दी गई थी जिनका बंटवारा किया जाना था। उन मूवेबल चीज़ों में घर में यूज़ होने वाली जो दाल निकालने की चम्मच जो कि नारियल के खोल से बनी थी, उससे लेकर जो छोटा सा पान का डिब्बा था वो भी वहाँ पर ढेर पे रखा गया। फिर साथ ही लेखक के बड़े भाई जो थे वो भी वहाँ ढेर के पास पहुँचते हैं, अपने हाथ की कलाई घड़ी निकालते हैं, पट्टा खोलते हैं और वो कलाई घड़ी भी ढेर में वो रख देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अपने अतीत से पूरी तरह से अपना मुंह तोड़ रहे हों। यहाँ तक हमने इस कहानी में पढ़ चुके थे। अब आगे की कहानी हम जारी करते हैं। मैंने निशान लगा दिया था तो इसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम। आई वॉज साइलेंट, मैं चुप था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वॉज इन द बैकयार्ड, मेरी बड़ी भाभी, एल्डर सिस्टर इन लॉ यानी बड़ी भाभी, बैकयार्ड यानी पीछे वाले बरामदे में थी, घर के पीछे वाले बरामदे में। माई सेकेंड ब्रदर वॉज ऑफन whispering things into his wife's ear and was there taking his place with us, और मेरा दूसरे नंबर का भाई अपनी पत्नी से
कान में फुसफुसाकर कुछ बातें डिस्कस किया करता था, और वो वहीं पर जो मंजली भाभी हैं वो अपनी स्थान बनाई हुई थी जहाँ पे बंटवारा चल रहा था, सारी वस्तुएं रखी थी वहाँ पर। इट वॉज लाइक द बुचर्स नाइफ गोइंग टू शार्पन इटसेल्फ। ऐसा लग रहा था कि कसाई अपने चाकू को तेज धार कर रहा है। द एल्डर ब्रदर वॉज काम एंड कंपोज्ड। बड़े भाई बिल्कुल शांत थे और बिल्कुल नियंत्रित थे। काम यानी शांत और कंपोज्ड यानी नियंत्रित थे। Exactly as he had done on the day of the sacred thread ceremony of his son and on the day of my marriage। बिल्कुल वैसा ही तटस्थ भाव में वो थे जैसे उन्होंने उनके पुत्र की थ्रेड सेरेमनी यानी यज्ञोपवीत संस्कार, जो जनेऊ संस्कार बोलते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार उसको बोलते हैं थ्रेड सेरेमनी। और वैसे ही जैसे मेरी शादी के दिन वो बिल्कुल चुपचाप थे, यानी किसी चीज़ में उन्होंने हड़बड़ाहट नहीं करी या बिल्कुल शांत थे। इट वॉज द सेम प्री ऑक्यूपाइड एंड ग्रेव मैनर अटेंडिंग सिंसियरली टू हिज ड्यूटी। ये बिल्कुल वैसा ही उनका व्यवहार था, वैसे ही विचारमग्न और गंभीर तरीके से वो वहाँ पर थे जैसे वो अपनी ड्यूटी यानी कर्तव्य को निभा रहे हों। While discussing anything with my second brother, he had that same calm and composed voice। जब वो मेरे दूसरे नंबर के भाई से कोई चीज़ डिस्कस कर रहे थे तो उस समय भी उनकी आवाज़ बिल्कुल वैसी ही शांत और नियंत्रित थी। Not a sign of disgust and regret। किसी भी तरीके का नफरत या पश्चाताप उनके का कोई चिन्ह उनकी बात में, उनके चेहरे पर नहीं था। आई रिमेंबर द ईयर फादर डाइड। मुझे अब वो साल याद आ रहा है जिस साल पिताजी की मृत्यु हुई थी। वी हैड टू लिव अंडर अ ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन। हमें बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तनाव की या आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ा था। इट वॉज विंटर। और वो सर्दी के दिन थे यानी शीत ऋतु थी। द चिल वॉज एट इट्स हाइट। और ठंड अपनी पूरे तीव्रता में थी। चिल यानी ठंड, शीत अपनी पूरी तीव्रता में थी, बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। वी हैड अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स। और हमारे पास बहुत ही कम संख्या में ब्लैंकेट्स यानी कंबल थे। द कोल्ड वॉज सो बाइटिंग particularly at midnight that one blanket was not enough for one। ठंड इतनी ज़्यादा तेज थी, बाइटिंग यानी हड्डियों तक पहुंच जाती थी, काटती थी ठंड, कि एक व्यक्ति के लिए एक कंबल पर्याप्त नहीं था। पर्टिकुलरली एट मिडनाइट, विशेष रूप से आधी रात के समय जब ठंड अपनी पूरी तीव्रता पर होती है। दैट नाइट, यहाँ देखें आप, मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है 2010, यानी ये जो पैरा है आपको फाइनल एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 2010 में ये पैरा एग्ज़ाम में सेक्शन डी में सीन पैसेज के रूप में आ चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, मैं आपको साथ में बताते जाऊंगी कि कहाँ कहाँ पर इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दें। दैट नाइट आई वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम। उस रात मैं पैसेज रूम में सो रहा था। तो क्वेश्चन बनता है दैट नाइट वेयर वॉज द ऑथर स्लीपिंग। तो आंसर हो जाएगा द ऑथर वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम। When I woke up in the morning, I found my elder brother's blanket on me added to mine। और जब मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने पाया कि मेरे बड़े भाई का ब्लैंकेट मेरे ही ब्लैंकेट के ऊपर उड़ा दिया गया है मुझे, मतलब मेरा तो ओढ़ा हुआ था मैंने, और उसके ऊपर बड़े भाई का भी ब्लैंकेट डला हुआ है।
Early at dawn he had left for the field without a blanket on his shoulders. और एकदम भोर में, DAW एंड dawn यानी भोर, तो इसका भी पूछा जा सकता है. What is the meaning of dawn? Dawn means early morning, when the sun rays are there on the earth but the sun was not seen. मतलब वो समय जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंच चुका होता है पर सूर्य नजर नहीं आता है, यानी एकदम भोर का समय, उसको बोलते हैं डॉन. द अपोजिट ऑफ डॉन इज डस्क, DUSK, डस्क, यानी शाम को गोधूली बेला, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और सूर्य की रोशनी रहती है लेकिन सूर्य दिखना बंद हो जाता है, तो डॉन का अपोजिट होता है डस्क. ये क्वेश्चन में जो इंटरनल क्वेश्चन बनते हैं उसमें इस तरीके का प्रश्न बन सकता है. ही हैड, हाँ, अर्ली एट डॉन ही हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड्स विदाउट अ ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर्स. तो यानी भोर के समय वो अपने कंधों पर ब्लैंकेट डाले बगैर खेत की ओर निकल गए. इफ ही हैड बीन आस्क्ड व्हाई ही वुड हैव श्योरली सेड इन हिज यूजुअल मैनर दैट ही डिड नॉट फील कोल्ड. और यदि उनसे पूछा जाता कि ऐसा क्यों, तो वो अपने वही यूजुअल मैनर में यानी सामान्य तरीके से उनसे बोलते कि मुझे ठंड नहीं लग रही है. नाउ आई हैड अ कंफर्टेबल इनकम. अब मेरी अच्छी आमदनी है. कंफर्टेबल यानी अच्छी आमदनी है. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु हैड अ कंफर्टेबल इनकम. आंसर होगा द नरेटर दास बेनहुर हैड कंफर्टेबल इनकम. दास बेनहुर नहीं लिखेंगे तो बाबुली, जो लेखक यहाँ पे अपना नाम बता रहा है, बाबुली हैड अ कंफर्टेबल इनकम. Yet it had never occurred to me to think of buying any warm cloth for my elder brother. और तब भी मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मैं अपने भाई के लिए कोई कंबल या गरम कपड़े खरीद दूं. He is still satisfied and happy with that old tattered blanket. वो अभी भी उस पुराने टैटर्ड यानी तार हो रहे फट रहे कंबल से संतुष्ट थे. That he had covered me with once. वो वही कंबल जो कभी उन्होंने मेरे ऊपर कवर किया था, मुझे ओढ़ाया था. Same blanket was there before me. वही ब्लैंकेट मेरे सामने रखा हुआ था. कहाँ पे रखा हुआ था? उस ढेर में जिसे बंटवारे के लिए सब सामान इकट्ठा किए थे. विथ ऑल अदर थिंग्स. तो वही ब्लैंकेट मेरे सामने था अन्य दूसरी चीज़ों के साथ. आई शिवर्ड विथ कोल्ड एंड माई ओन इनग्रेटिट्यूड. अब यहाँ पर मैं अपनी ठंड और अपनी इनग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता, मतलब किसी के अच्छे किए का एहसान नहीं मानना, उसको बोलते हैं इनग्रेटिट्यूड. तो ग्रेटिट्यूड का अपोजिट होता है इनग्रेटिट्यूड. तो मैं अपनी यानी बाहर के मौसम का जो ठंड थी उससे और अपनी कृतज्ञता से, दोनों से ही कांप गया. द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न वॉज फाइनली ओवर. अंततः बंटवारे की जो विधि हो रही थी वो कंप्लीट हुई. Whatever the second brother demanded, my elder brother agreed to it with a smile. जो भी चीज़ मेरे दूसरे नंबर के भाई ने मांग की, मेरे बड़े भाई ने खुश होकर, मुस्कुराकर सहमत हो गए. My second brother proposed to buy the share of land that was given to me and offered 18,000 rupees as the price. मेरे सेकंड ब्रदर ने मुझे प्रपोज किया, यानी मेरे सामने प्रस्ताव रखा. यहाँ पे प्रपोज करना यानी प्रस्ताव रखना कि वो मेरी ज़मीन खरीदना चाहता है और उसके लिए उसने 18,000 रुपये कीमत भी मेरे सामने रखी. इन द इवनिंग my elder brother took me along with him to show me the paddy fields
दैट वेयर टू बी माइन। शाम के समय मेरे बड़े भाई मुझे पैडी फील्ड्स धान के खेत दिखाने ले गए जो मेरे होने वाले थे। आई क्वाइटली फॉलोड हिम। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा। ही मूव्ड फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री। एक यहाँ पर खेत की बाउंड्री यानी मेड़, एक मेड़ से दूसरे मेड़ तक वो जा रहे थे। एवरीवेयर आई कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट। हर जगह मैं महसूस कर सकता था उनके पैरों के निशान। इम्प्रिंट्स यानी निशान। हिज पाम, उनके हाथों के निशान। एंड हिज फिंगर्स, और उनकी उंगलियों के चिन्ह में देख रहा था। ऑन द बॉटम ऑफ द पैडी फील्ड्स स्पार्कल्ड द पर्ल्स ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स स्वेट। और पैडी फील्ड के नीचे जहाँ पर पानी भरा रहता है, वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बड़े भाई का पसीना मोतियों की तरह चमक रहा है। स्वेट यानी पसीना, और पर्ल्स यानी मोतियों की तरह, स्पार्कल यानी चमक रहे थे। He was showing me the fields as a father would introduce a stranger to family members. वो मुझे ऐसे जमीन या खेत दिखा रहे थे जैसे कि कोई पिता एक अजनबी व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों से परिचित कराता हो। तो यहाँ आप देखें जो चित्र दिया गया है, उस चित्र में वही सब दृश्य है लेखक और उसके बड़े भाई का। देखें आपकी बुक में ये दिया हुआ है कि यहाँ पे लेखक के बड़े भाई हैं जो शो कर रहे हैं अपनी फिंगर से, उंगली से। ये लेखक खड़ा हुआ है और लेखक के बड़े भाई खेतों से लेखक का परिचय करा रहे हैं कि कौन कौन से खेत तुम्हारे होने वाले हैं। और एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री जा रहे हैं और लेखक को बता रहे हैं कि ये वाला खेत तुम्हारा है, ये वाला तुम्हारा है। ये लेखक के बड़े भाई हैं और ये लेखक हैं। देखिए आप, लेखक बिल्कुल शांति से खड़े हुए हैं, उनके बड़े भाई शो कर रहे हैं। यहाँ देखिए खेत है, पैडी यानी धान का खेत है। ये धान की बालें लगी हुई हैं ऊपर छोटी छोटी। और ये काग भगोड़ा जिसको बोलते हैं ना, कौआ भगाने वाला एक खिलौना टाइप का लटका दिया जाता है। कौआ जिसे इंसान समझ के भाग जाता है, आता नहीं है खेत में। तो ये चित्र इस लेसन से संबंधित है जो इस पे डाला गया है। इन द मॉर्निंग आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर। सुबह का समय था, मैं भुवनेश्वर जाने ही वाला था, भुवनेश्वर जाने के लिए रवाना होने के लिए तैयार था। आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर। मेरे पास बिल्कुल भी साहस नहीं था कि मैं अपने बड़े भाई से मुलाकात कर सकूं। बिफोर लीविंग फॉर बस स्टॉप आई हैड हैंडेड ओवर द स्लिप ऑफ पेपर टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ। यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ लिखा हुआ है टू। तो मैंने वो जो स्लिप थी जिसमें मेरे हिस्से की सारी चीज़ें लिखी हुई थी, वो पेपर की स्लिप अपनी बड़ी भाभी को दिया। विच हैड द डिटेल्स अबाउट माई शेयर। उस लिस्ट में वो सारी डिटेल थी जो मेरे हिस्से में ज़मीन यानी चल और अचल संपत्ति आई थी, उसकी डिटेल। राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ दैट स्लिप। उस स्लिप के खाली हिस्से पे मैंने लिखा, आई हैड आस्क्ड टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर एंड स्टीलली स्लिप्ड आउट ऑफ आवर हाउस। मैंने लिखा और वो जो स्लिप थी वो बड़ी भाभी को दिया और चुपके से, स्टीलली यानी चोरी से, चुपके से, चुपचाप घर से बाहर चला गया। स्लिप्ड आउट ऑफ हाउस, हमारे घर से बाहर आ गया। आई हैड रिटन, मैंने लिखा था, ब्रदर भैया। वॉट शैल आई डू विद द लैंड्स, मैं ज़मीन का क्या करूँगा। यू आर माई लैंड फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ। आप ही मेरी ज़मीन है जहाँ से मैं हर फसल को ले सकता हूँ, हर प्रकार की फसल अपने जीवन में प्राप्त कर सकता हूँ।
आई नीड नथिंग टू सेव यू, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए, आप सुरक्षित रहें, बस यही चाहिए। एक्सेप्ट दिस प्लीज़, ये सब स्वीकार कर लीजिए। इफ़ यू डिनाई आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, यदि आप मना करते हैं तो मैं कभी अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा। और नीचे लिखा उन्होंने अपना साइन किया बाबुली। बाबुली ने यानी अपने ज़मीन और अपने हिस्से की सारी संपत्ति अपने बड़े भाई को सौंप दी थी, जो कि उनके जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, और जिनके कारण ही बाबुली आज शहर में नौकरी कर सकने लायक पढ़ाई कर सके थे और शहर में नौकरी कर पा रहे थे और एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे। यहाँ उन्होंने अपना सब कुछ अपने बड़े भाई को देकर अपने उन एहसानों का बदला चुकाने की कोशिश करी जो भाई ने जीवन भर उनके प्रति किए थे। यानी उन्होंने जो कुछ भी भाई ने उनके लिए किया, उसकी एक छोटा सा प्रयास था कि लेखक ने अपनी संपत्ति जो उनके हिस्से की थी वो उनके भाई को दे दी। तो यहाँ हमारी कहानी जो दास बेनहर ने लिखी थी, दास बेनहर ये पेन नेम है लेखक का, उन्होंने लिखी। और कहानी आपको पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।